शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की। हम आज जो पहली न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं वो लैंडस्लाइड से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लैंडस्लाइड के बारे में बेसिक जानकारी देखेंगे कि लैंडस्लाइड हम आखिर बोलेंगे किसको। लैंडस्लाइड के अंतर्गत रॉक, बोल्डर, अर्थ और डेब्रिस, कहीं पर आपको मिट्टी या फिर मिट्टी का मलबा, रॉक का मलबा, बड़े बड़े बोल्डर यदि किसी ढाल वाले एरिया से लुढ़कते हुए नीचे यदि नज़र आते हैं, इस कंडीशन को हम लैंडस्लाइड बोलते हैं। लैंडस्लाइड कुल मिलाकर के देखा जाए तो एक प्राकृतिक आपदा है जिसको नेचुरल डिजास्टर बोलते हैं, ऑकरिंग मेनली इन माउंटेनियस टेरेन। लैंडस्लाइड हमको मेनली माउंटेनियस टेरेन में देखने को मिलता है, मतलब पर्वतीय भूभाग वाले हिस्से में हमको लैंडस्लाइड देखने को मिलता है। Where there are conducive condition of soil, rock, geology and slope। इस घटना के घटित होने को लेकर के बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि जिम्मेदार हैं, जैसे कि वहाँ की मिट्टी की पकड़ कैसी है, रॉक, वहाँ की जियोलॉजी कैसी है और स्लोप कैसी है। इन सब कंडीशनों के चलते चलते हमको लैंडस्लाइड देखने को मिलता है। कौन कौन से रीजन ऐसे हो सकते हैं जिसके चलते चलते लैंडस्लाइड हो रहा है? नेचुरल रीजन भी हो सकते हैं कुछ, जैसे कि हैवी रेनफॉल होना, कहीं कहीं पर भूकंप आ जाना, स्नो मेल्टिंग एंड अंडर कटिंग ऑफ स्लोप्स ड्यू टू फ्लडिंग। फ्लड आ गई है, स्नो मेल्टिंग हो रही है, या फिर अर्थक्वेक आ गया है, या फिर हैवी रेन आ गया। तो इन सब रीजन के चलते चलते भी लैंडस्लाइड होता है। इसके अलावा कुछ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हम किसको बोलेंगे? मानव जनित आपदा, मानव जनित कुछ रीजन हो सकते हैं, जैसे कि एक्सकेवेशन, आप खुदाई का काम कर रहे हैं पहाड़ी एरिया में, आप जो है हिल्स वाले एरिया में ट्रीज़ की कटिंग कर रहे हैं, ऐसे कंडीशन भी कुछ हो सकती हैं जिसके चलते चलते लैंडस्लाइड होता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा यदि हम इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करते हैं, रोड बनाते हैं, सड़क बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, इसके अलावा जो कैटल होते हैं वो ओवर ग्रेजिंग का काम कर दें। ओवर ग्रेजिंग का मतलब ये है कि नई वनस्पति उग ही नहीं पा रही है और उसके पहले ही जो जानवर हैं उनको खा डाल रहे हैं, तो झाड़ी क्या है, पनप नहीं पाती है, और पनप नहीं पाने के कारण वो ज़मीन को अच्छे से पकड़ नहीं पाते। इसके चलते चलते लैंडस्लाइड होता है। कुछ मेन फैक्टर ऐसे भी हो सकते हैं दैट इन्फ्लुएंस लैंडस्लाइड आर लिथोलॉजी, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर लाइक फॉल्ट, हिल स्लोप, ड्रेनेज, जियोमॉर्फोलॉजी, लैंड यूज, लैंड कवर, सॉइल टेक्सचर एंड डेप्थ एंड वीदरिंग ऑफ रॉक्स। बहुत सारी कंडीशन और एक्स्ट्रा में आप देख सकते हैं, जैसे लिथोलॉजी है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, जैसे कि कहीं पर फॉल्ट हमको दिखाई दे रहा है, धरती के भीतर में जॉइंट है दो प्लेटों के बीच में। All these are factored in when a landslide susceptibility zone is earmarked for planning and making prediction। ये इस प्रकार से आप पिक्चर के माध्यम से इसको समझ सकते हैं कि ये बोल्डर है, रॉक है, ये ढाल वाले एरिया से तेज़ी के साथ में नीचे गिरना चालू कर देते हैं। अब हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ और देखते हैं न्यूज़ को। तो न्यूज़ में बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में तेज़ बारिश हो रही है। तेज़ बारिश के चलते चलते कहीं कहीं पर बादल फटने जैसी घटनाएं भी हम देख रहे हैं। एक ही स्थान पर एकदम तेज़ी के साथ में बहुत ज़्यादा बारिश यदि हो जाए, उस घटना को हम बादल फटना बोलते हैं। तो कहीं कहीं पर बादल फटने जैसी घटनाएं भी घटित हुई हैं। इन सब के चलते चलते हमें लैंडस्लाइड या फिर भूस्खलन देखने को मिला है। भूस्खलन के चलते चलते 51 लोगों की डेथ हुई है, ऐसा न्यूज़ में बताया गया है। तो 9 लोगों की डेथ हो गई है क्योंकि जो टेंपल है वो कोलैप्स कर गया है फॉलोइंग लैंड स्लिप इन शिमला। शिमला की बात करें, एक मंदिर है जहाँ पर 9 लोगों की जानें गई हैं। मोर फियर ट्रैप्ड अंडर दिस डेब्रिस। इसके अलावा डर इस बात का है कि और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि इस डेब्रिस में दबे हुए हैं।
वहीं बात करें 19 डेड इन रैन रिलेटेड इंसिडेंट इन मंडी, मंडी में 19 लोगों की डेथ हुई है रैन से रिलेटेड जो इंसिडेंट हुए हैं वहाँ पर। इसके अलावा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज रेलवे लाइन भी डैमेज हुई है। तो लैंडस्लाइड के चलते चलते, हैवी रेन के चलते चलते आप देखते हैं कि कितना सारा नुकसान हमको उठाना पड़ता है। कम से भी कम 51 लोग ऐसे हैं जिनकी डेथ हुई है हिमाचल प्रदेश में एज रेन रेक्ट हैवॉक इन स्टेट, क्योंकि रेन जो है बहुत ज़्यादा भारी यहाँ पर तबाही मचाना चालू कर दी है, जिसके चलते चलते लैंडस्लाइड हमको देखने को मिला है और लैंडस्लाइड होने से रोड ब्लॉक हो गई है, घर नीचे ढह गए हैं, ऐसा कहना है ऑफिशियल्स का। वहीं यदि हम बात करें समल हिल एरिया ऑफ द शिमला की, एटलीस्ट 9 लोग ऐसे हैं जो कि शिव टेम्पल के कोलैप्स होने के चलते चलते उनकी जानें गई हैं। इसके बाद यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिन्होंने इस साइट को विज़िट किया था, उनका कहना है कि ये श्राइन जो है काफ़ी क्राउडेड थी मतलब भीड़ भाड़ यहाँ पर थी, विथ डिवोटीज ऑफरिंग प्रेयर ऑन एन इम्पॉर्टेंट डे ऑफ द होली मंथ ऑफ सावन व्हेन द इंसिडेंट हैपन। तो देखिए घटना भी ऐसे टाइम में घटित हो रही है कि लोग सावन के सोमवार का उपवास रख रहे हैं, लोग प्रेयर कर रहे हैं, ऐसे टाइम में ये घटना घटित हुई है। इसके बाद जो सेकंड नंबर का लैंडस्लाइड हुआ है वो शिमला में हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे 5 बॉडी ऐसीज हैं जिनको पुल आउट किया गया है ऑफ रबल इन फगली एरिया एंड 17 पर्सन वर रेस्क्यूड, शिमला एसपी संजीव कुमार गांधी said। इसके बाद वाली न्यूज़ जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो रिटेन इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम इन्फ्लेशन के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि रिटेल इन्फ्लेशन आखिर होती क्या है। तो सबसे पहले हम समझेंगे इन्फ्लेशन को हम आम बोलचाल की भाषा में महंगाई बोलते हैं। इन्फ्लेशन जब भी हम पढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन को 2 अर्थों में देखा जाना चाहिए, पहले नंबर की बात और दूसरे नंबर की बात। इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई, मतलब वस्तु और सेवा में कीमतों में वृद्धि होना, इसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं या फिर महंगाई बोलते हैं। दूसरे नंबर की बात यह है, जब भी इन्फ्लेशन होता है तो आप ये समझ लीजिए हमारे पास जो रुपया है इसकी वैल्यू गिर जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें, पहले 1 लीटर पेट्रोल आ जाता था 70 रुपया में, आज के समय में आपको 100 रुपया खर्च करने पड़ जा रहे हैं। इसका मतलब ये है आपके पास यदि 70 रुपये हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई, आपके पास 100 रुपये होना चाहिए। इसका मतलब ये है रुपए की जो वैल्यू है वो डाउन हो गई है। तो इन्फ्लेशन में यही होता है। एक और चीज़ आपको ये समझना है कि जब भी इन्फ्लेशन हो रहा है उसका मतलब आप ये समझ लेना है कि मार्केट में नोटों की संख्या बढ़ गई है। ठीक है, मार्केट में रुपयों की संख्या बढ़ गई है, इस कंडीशन को हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। क्योंकि आरबीआई जब भी निर्णय लेता है तो वो इसी चीज़ को ध्यान में रखता है कि मार्केट में पैसा बढ़ गया है, उस मार्केट के पैसे को खींचना चाहिए हमको, तब जा कर के हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाएंगे। इसके लिए आरबीआई ने क्या काम किया है, 4 + -2 ये वाला फॉर्मूला अपना के रखा है। मैक्सिमम जो इन्फ्लेशन है 4-2 मतलब 6% हो सकती है, और मिनिमम जो इन्फ्लेशन है वो 2% होना चाहिए। ये फॉर्मूला अपनाया गया है आरबीआई के द्वारा। इसको अचीव करने के लिए आरबीआई क्या काम करता है, जैसे कि ये हो गया बैंक और ये हो गया आरबीआई, ठीक है, और ये हो गया मार्केट। मार्केट में पैसा ज़्यादा है, इस चीज़ को आरबीआई कैसे करके खींचेगा, इसके लिए क्या काम करेगा आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट है ना इसको बढ़ा देगा। यदि बैंक को आरबीआई से पैसा लेना है तो उसको महंगा पड़ेगा, यदि कोई व्यक्ति बैंक से पैसा लेगा तो उसको भी महंगा पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि बैंक ने भी अपनी ब्याज की दर तो बढ़ा दिया है। तो इंडिया लोग क्या काम करते हैं, इन्फ्लेशन जब भी होता है तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं। इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने से फ़ायदा ये होता है कि एग्जाम्पल के तौर पर पहले आप अपने महीने की जो किस्त थी, ठीक है, उसमें आप 6,000 रुपये ब्याज देते थे। आज के समय में 6,000 की जगह आप 7,000 रुपया ब्याज देंगे।
इसका मतलब ये है कि 1,000 रुपया जो है आपकी जेब से खींच लिया है आरबीआई ने। किसके माध्यम से? बैंक के माध्यम से। तो इस प्रकार के नीतिगत टूल अपनाए जाते हैं आरबीआई के द्वारा। अब यहाँ पर हमें देखना है कि आरबीआई ने तो मार्केट से पैसा खींच लिया है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पर आपको रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दो चीज़ ध्यान में रखनी होगी। रेपो रेट हम किसको बोलेंगे? रेपो रेट वो रेट होता है जिसके अंतर्गत ये आरबीआई है, ठीक है, आरबीआई से पैसा उधार कौन ले रहे हैं? बैंक ले रहे हैं, इसके लिए वो रेपो रेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। वहीं इसके रिवर्स में यदि चीज़ हो जाए, आरबीआई बैंकों से पैसा उधार लेने लग जाए, तो इसको हम बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट। तो ये दो चीज़ है, इसको आपको याद में रखना। तो एक चीज़ इन्फ्लेशन के टाइम में हम ध्यान रखे हैं कि जब भी इन्फ्लेशन होता है, जब भी महंगाई बढ़ती है, तो पैसे की जो मूल्य है, पैसे की जो कीमत है, वो घट जाती है। इसके अलावा हमें ध्यान में रखना है कि इन्फ्लेशन को मेज़र करने के लिए दो इंडेक्स अपनाए जाते हैं। एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स और एक होता है रिटेल प्राइस वाला इंडेक्स। तो जो रिटेल वाला सिस्टम इंडेक्स बनाया गया है वो खुदरा दर पर महंगाई को बताता है, ग्राहक के लेवल पर बताता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप यदि मार्केट में टमाटर खरीदने के लिए जा रहे हैं, अब सरकार कोई ऐसा इंडेक्स बना दे जिससे टमाटर की कीमत दुकानदार के लेवल पर ग्राहक के लेवल तक पता चल जाए, तो इस प्रकार के इंडेक्स को हम रिटेल इन्फ्लेशन वाला इंडेक्स बोलेंगे। एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो होता है वस्तुओं के होलसेल प्राइस को बताता है कि होलसेल मार्केट में इनके क्या दाम होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मंडी में टमाटर का क्या भाव चल रहा है, तो उसको WPI बोलेंगे। और एक होता है CPI। CPI मतलब आप जहाँ पर जा रहे हैं खरीदने के लिए, वहाँ पर टमाटर का क्या दाम है, उसको हम CPI से डिनोट करते हैं। रिटेल इन्फ्लेशन हम किसको बोलेंगे? रिटेल इन्फ्लेशन का मतलब है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन। कंज्यूमर लेवल पर, ग्राहक लेवल पर जो महंगाई की दर चल रही है अभी, उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन। ये वो रेट होता है विच द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कंज्यूमर्स बाई फॉर पर्सनल यूजेस इंक्रीज ओवर द टाइम के साथ साथ में कंज्यूमर जो वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान कर रहा है, यूज़ कर रहा है, उसकी कीमतों में वृद्धि हो रही है। रिटेल इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है। इसके अंतर्गत हम मेजर्स करते हैं कि जो बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है उसमें कितना ज़्यादा चेंजेस आ रहा है या फिर कितना ज़्यादा अंतर आ रहा है। इसमें फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिक्लेयर वगैरह भी शामिल होते हैं। CPI को जो है 4 टाइप में बांटा गया है। CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, CPI फॉर एग्रीकल्चर लेबरर, CPI फॉर रूरल लेबरर, CPI फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़। Of these, first 3 are compiled by the Labor Bureau। इनमें से पहले जो 3 हैं वो डाटा इकट्ठा किया जाता है लेबर ब्यूरो के द्वारा। ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत में काम करता है। चौथे नंबर का जो डेटा है CPI फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़, ये डाटा कलेक्ट किया जाता है NSO के द्वारा और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है। CPI के लिए जो बेस ईयर अभी चल रहा है वो 2012 का चल रहा है। 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने रिलीज़ किया था एक न्यू सीरीज़ ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, और इसके लिए बेस ईयर था 2016 का। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करें, ये यूज़ करता है CPI डाटा को ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। अप्रैल 2014 में RBI ने अडॉप्ट किया था CPI को एज ए इट्स की मेज़र ऑफ इन्फ्लेशन। तो यहाँ पर ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आप देख सकते हैं। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो इसरो से रिलेटेड है। अभी हाल फिलहाल में हमने चंद्रयान 3 को भेजा है। अब सरकार चाहती है कि हम जो है सन का भी स्टडी करें,
Amid all excitement surrounding India's moon mission Chandrayaan 3, the Indian Space Research Organization पूरी तरह से तैयार हो गया है कि हम जो है एक और मिशन को लॉन्च करेंगे। इसका नाम रखा गया है आदित्य L1। इट विल बी द फर्स्ट स्पेस बेस्ड इंडियन ऑब्जर्वेटरी टू स्टडी द सन। अपने आप में ये पहले किस्म का ऑब्जर्वेटरी है जो कि स्टडी करने वाला है सन की। तो इंडिया में ये पहली बार इस प्रकार का कोई अंतरिक्ष यान हम बना रहे हैं। इसरो का कहना है ये जो स्पेस क्राफ्ट है इसको असेंबल्ड किया गया है एंड इंटीग्रेटेड किया गया है UR राव सैटेलाइट सेंटर, जिसको URSC कहा जाता है, बेंगलुरु में है ये, एंड डिलीवर्ड टू द सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा रिपोर्टेडली ऑन मंडे। तो URSC में इसका क्या काम किया गया है, असेंबलिंग करी गई है। असेंबली करने के बाद इसको भेजा गया है कहाँ पर, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में। इसरो के हिसाब से देखा जाए जो स्पेस क्राफ्ट है ना, इसको हम भेजेंगे हालो ऑर्बिट अराउंड द लार्ज रेंज लैग्रेंज पॉइंट ऑफ सन अर्थ सिस्टम विच इज़ अबाउट 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। हम इसको कहाँ पर भेज रहे हैं, लाग्रेंज पॉइंट में भेज रहे हैं। इसका मतलब ये है यदि आप ये यहाँ पर अर्थ है तो अर्थ से आप इसको भेजेंगे कित तक, 1.5 मिलियन किलोमीटर, इतनी डिस्टेंस में हम इसको भेजने वाले हैं। इसको बोलते हैं लाग्रेंज पॉइंट। Satellites placed in hollow orbit around the L1 point enjoys the major advantages of having continuous view of the sun without any occultation eclipses। यहाँ पर आप देखेंगे कि यदि आप इसको यहाँ इस कक्षा से भेजते हैं तो इससे बहुत सारे फायदे हमको होने वाले हैं। इसके माध्यम से हम हमारा जो ऑब्जर्वेशन है सोलर एक्टिविटी का, इसके अलावा इट्स इफेक्ट ऑन स्पेस वेदर इन रियल टाइम में क्या चीज़ हो रहा है, क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, इसकी भी जानकारी हम लगा सकते हैं। 7 पेलोड्स की यहाँ पर बात करी जाती है। ये जो एयरक्राफ्ट है इसमें आप 7 पेलोड लेकर के जाएंगे ताकि ऑब्जर्व कर सकें आप फोटोस्फेयर को, क्रोमोस्फेयर को एंड द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर। इसके लिए क्या इस्तेमाल किया गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो रिवर कावेरी से रिलेटेड है। अब चूँकि देखा जाए ना, ये जो कावेरी रिवर है अलग अलग राज्यों से होकर के गुजरती है। इसी के चलते चलते इसके वाटर सप्लाई को लेकर के, वाटर शेयरिंग को लेकर के हमेशा से विवाद चले आ रहा है। कावेरी नदी निकली है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। ये कोडागू डिस्ट्रिक्ट पड़ता है कर्नाटका में। इसकी लेंथ है 800 किलोमीटर एंड इट ड्रेन्स एन एरिया ऑफ 81,155 स्क्वायर किलोमीटर। वहीं यदि हम इसके एरिया की बात करें, ड्रेन एरिया की बात करें, तो 81,155 स्क्वायर किलोमीटर में इसका अफवाह क्षेत्र है। सिंस द अपर कैचमेंट एरिया रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून सीजन। साउथ वेस्ट मानसून सीजन समर के टाइम में इस नदी में पानी अच्छा खासा गिर जाता है। एंड द लोअर पार्ट ड्यूरिंग द नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन। ठीक है, तो विंटर का जो मानसून सीजन रहता है उसमें लोअर वाले हिस्से में पानी इसको मिल जाता है। इसका मतलब ये हो गया समर में भी पानी गिर रहा है, विंटर में भी गिर रहा है, बारिश में भी गिर रहा है। तो ये नदी ना वाटर को थ्रो आउट कैरी करती है थ्रू आउट द ईयर विथ कंपेरेबिलिटी लेस फ्लक्चुएशन देन अदर पेनिसुलर रिवर। इसके अलावा जितनी भी पेनिसुलर रिवर हैं उसमें पानी कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको वाटर की जो मात्रा हमेशा बढ़िया देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर बारिश ठंडी में भी पानी है और समर के टाइम में भी पानी गिर जा रहा है। लगभग 3% ऑफ द कावेरी बेसिन फॉल इन केरला। 3% हिस्सा कहाँ पर चला गया, इसका केरला में चला गया। 41% हिस्सा कर्नाटका के पास में है, 56% तमिलनाडु के पास में है। तो सबसे बड़ा जो हिस्सा है देखा जाए तमिलनाडु के पास में। अब कर्नाटका यदि इस नदी पर बांध बना लेता है, नहर के माध्यम से पानी ले लेता है, ठीक है, झीलों का निर्माण कर लेता है, तो जाहिर सी बात है पानी की कमी जाने वाली है तमिलनाडु को।
इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज हैं जैसे कि काबनी है, भवानी है और अमरावती है। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो राजस्थान से रिलेटेड है। यहाँ पर यूथ पॉलिसी को लेकर के कुछ खबर हमको देखने को मिल रही है कि राजस्थान की सरकार ने युवाओं के लिए कुछ पॉलिसी बनाई है जिससे इसका जो फोकस है वो डिजिटल स्किल के ऊपर है और गर्ल्स के एम्पावरमेंट के ऊपर इसका ज़्यादा फोकस है। राजस्थान न्यू यूथ पॉलिसी फॉर राजस्थान, द ड्राफ्ट ऑफ विच was presented to Chief Minister Ashok Gehlot at युवा महापंचायत ऑन सैटरडे के दिन युवा महापंचायत में राजस्थान के मिनिस्टर की तरफ से, चीफ मिनिस्टर की तरफ से यूथ पॉलिसी राजस्थान की पहल करी गई थी। इसके अंतर्गत जो यंग पीपुल हैं उनके जीवन में किस प्रकार से हम चेंजेस ला सकते हैं, इसके लिए सरकार चाहती है कि हम डिजिटल स्किल प्रोवाइड करें। इसके अलावा हम फोकस करें स्पोर्ट के ऊपर एंड एम्पावरमेंट प्रोवाइड करें यंग गर्ल्स एंड वुमेन को। इसी को यूथ पॉलिसी कहा जा रहा है सरकार की तरफ से। तो ये जो युवा महापंचायत थी इसका आयोजन किया गया था इंटरनेशनल यूथ डे को सेलिब्रेट करने को लेकर के। ड्राफ्ट पॉलिसी की यदि हम बात करें, इसको प्रिपेयर किया गया है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड UNFPA के द्वारा। एक डिटेल्ड कंसल्टेटिव प्रोसेस अपनाई गई थी। स्टुपुलेट एक्शन ऑन यूथ डेवलपमेंट अक्रॉस प्रायोरिटी एरियाज ऑफ एजुकेशन। इसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो कि इसके अंतर्गत कवर किए जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब बच्चों को उद्यमी बनाया जाएगा, जॉब देने वाला बनाया जाएगा, ना कि नौकर बनाया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, हेल्थ वाला सेक्टर है, फिटनेस है, स्पोर्ट्स है, यूथ लीडरशिप एंड सोशल जस्टिस एंड जेंडर इक्वालिटी के ऊपर काम किया जाएगा। मिस्टर गहलोत का कहना है ये जो न्यू यूथ पॉलिसी है ये एक पावरफुल मीडियम बनेगी इन द परस्यूट ऑफ विज़न टू ट्रांसफॉर्म राजस्थान इनटू डेवलप्ड स्टेट बाय 2030। आने वाले टाइम में राजस्थान डेवलप्ड स्टेट के रूप में उभर कर सामने आएगा 2030 तक। इसके लिए हमें युवाओं को थोड़ा सा स्किल प्रोवाइड करना पड़ेगा। यूथ क्या है, हम लोगों की विगोरस पावर होती हैं जो कि चेंजेस लाने के लिए हमेशा तैयार है। इनकी जो एनर्जी है, इनके अंदर एबिलिटी है टू इनोवेट कैन गिव ए न्यू डायरेक्शन टू द राजस्थान। वहीं यदि हम बात करें तो देखिए यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए गए हैं। देयर इंटरेस्ट ओवर द लास्ट 4 ईयर्स, लगभग 500 करोड़ जो यूथ डेवलपमेंट एंड वेलफेयर फंड हैं विल आल्सो बी क्रिएटेड शॉर्टली। इसके लिए सरकार क्या सोची है कि हम 500 करोड़ रुपया का यूथ डेवलपमेंट वेलफेयर फंड स्थापित करेंगे। 18 स्पेशल ग्रुप की बात करें तो ये जो ड्राफ्ट पॉलिसी है ये कवर करती है 18 स्पेशल ग्रुप ऑफ यूथ फ्रॉम द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड सेक्शन। इसमें इंक्लूड है SC कैटेगरी के लोग, ट्राइबल लोग, डिफरेंटली एबल्ड पीपुल, यंग पीपुल अफेक्टेड बाय ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड वायलेंस। तो ये सारे के सारे इस कैटेगरी में आ जाते हैं। UNFPA ने प्रोवाइड किया है कुछ टेक्निकल सपोर्ट राजस्थान यूथ बोर्ड को, ताकि थोड़ी सी अच्छी तरीके से काम किया जा सके, थोड़ी सी मदद हो सके राजस्थान गवर्नमेंट की। In the policies formulation through in-depth assessment, consultation with civil society group, administration and department and desk reviews। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो न्यूज़ मीडिया चैनल को रेगुलेशन करने से रिलेटेड है। पार्टिकुलरली यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की हम बात करने वाले हैं कि कैसे करके न्यूज़ चैनल को रेगुलेट किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने मंडे के दिन कहा है कि हम जो है 1 लाख रुपया का फ़ाइन लगाएंगे। इज़ हार्डली ए डिटरेंट। डिटरेंट का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पर यूज़ किया गया है डिटरेंट। डिटरेंट का मतलब होता है निवारक, बचाव का, हतोत्साहित करने वाला, रक्षा का। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो बचाव करने वाला। तो
ये जो टीवी चैनल हैं, क्या इतना पैसा यदि इनके ऊपर फाइन लगाया जा रहा है तो टीवी चैनल को हम रोक सकते हैं, हतोत्साहित कर सकते हैं। विच इंल्यूज इन अनएथिकल कंडक्ट ऑन एयर, जो कि अनएथिकल चीज़ें दिखा रहे हैं अपने टीवी में, तो उनके ऊपर जो है फ़ाइन लगाया जा सकता है। ठीक, एक बेंच थी जो कि इसकी सुनवाई कर रही थी। इसके हेड थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। उन्होंने ये नोट किया है कि जो 1 लाख रुपये का फ़ाइन है वो फिक्स किया गया था 2008 में, हैड नॉट बीन रिवाइज सिंस, और तभी से इसको हम रिवाइज नहीं करे हैं। कोर्ट ने इशू किया था एक नोटिस किसको, नेशनल ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन को, जो कि एक इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वॉचडॉग है, एंड केंद्र सरकार, इसके अलावा अदर रिस्पोंडेंट को। ठीक है, कि कोई यहाँ पर क्वेश्चन उठाया गया था स्ट्रेंथनिंग द फ्रेमवर्क ऑफ रेगुलेशन को।